हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम लोग हमारे न्यूक्लियर फिजिक्स का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है स्वतः विखंडन या स्पॉन्टेनियस फिजन, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहेंगे स्पॉन्टेनियस फिजन और हिंदी में कहेंगे स्वतः विखंडन। ये क्या होता है और इसकी क्या शर्त होती है, ये दोनों चीजें आज हम हमारे वीडियो लेक्चर में देखेंगे। आज का एम हमारा यही है। तो स्वतः विखंडन देखो बच्चों, होता क्या है कि बेसिकली जो हमने यूरेनियम का एग्जाम्पल देखा, जो ये वाली इक्वेशन है, इसमें क्या किया अपन ने, जब न्यूट्रॉन को बम्बारित किया, न्यूट्रॉन का जब बम्बार्डमेंट किया, तब जाकर के यूरेनियम दो नाभिकों के अंदर क्या हुआ, टूट गया। तो ये विखंडन क्या स्वतः हुआ? जी नहीं। ये विखंडन तब हुआ जब हम लोग ने क्या किया, न्यूट्रॉन को इसके ऊपर बम्बार्ड कराया। इस केस के अंदर यूरेनियम मेरा क्या हुआ है, विघटित हुआ है या विखंडित हुआ है बेरियम क्रिप्टॉन में, और साथ ही उसने क्या किया है, 3 न्यूट्रॉनों को, जो कि कैसे न्यूट्रॉन है, फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन है, और उसके साथ में 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के संगत क्या दिए हमको, ऊर्जा की प्राप्ति हुई है। अब ये ऊर्जा 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैसे आई, ये सारी चीजें हम लोग हमारे प्रीवियस वीडियो लेक्चर के अंदर देख चुके हैं। तो आज हमारे मेन टॉपिक के अंदर आते हैं स्वतः विखंडन। तो हमने देखा कि ये इक्वेशन स्वतः विखंडन की इक्वेशन नहीं है। तो स्वतः विखंडन हम कहेंगे किसे? तो इस प्रकार का विखंडन जिसके लिए किसी भी बाहरी ऊर्जा की जरूरत नहीं हो, उस विखंडन को हम क्या कहते हैं, स्वतः विखंडन। या फिर भारी नाभिकों पर बिना बाहरी बौछार किए हुए जो भी नाभिक विघटित हो जाते हैं, इस विखंडन प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, स्वतः विखंडन कहते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, स्पॉन्टेनियस फिजन कहते हैं। तो हम लोग इसको एक एग्जाम्पल की मदद से देखते हैं, और स्वतः विखंडन की कंडीशन क्या है वो भी हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो डायरेक्टली हमने स्वतः विखंडन की डेफिनेशन तो देख ली है, अब हम लोग कंडीशन पर ही आ जाते हैं। यहाँ से जो हमारी स्टार्ट होती है बेसिकली कंडीशन, या फिर जिसे हम लोग शर्त कहते हैं, वही क्या हुई है, स्टार्ट हुई है। तो सपोज करो मेरे पास में एक कोई नाभिक है जो क्या हो रहा है, स्पॉन्टेनियसली फिजन हो रहा है उसका, ठीक है। तो उसका जो परमाणु क्रमांक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन जिसे मैं कहूँ इज Z एंड A इज द परमाणु भार या फिर एटॉमिक वेट जिसे हम लोग कहें। तो यहाँ पर इस नाभिक के लिए नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू Z, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू A माइनस Z। अगर मैं इसका विखंडन सिमेट्रिक मानूं, यानी कि इसका सममित विखंडन मानूं, तो मेरे पास में क्या होगा, यहाँ पर ये जो ZXA मेरा नाभिक है वो विघटित हो जाएगा दो समान नाभिकों में, जिसको मैंने Y से रिप्रेजेंट किया है। और समान नाभिकों में विखंडित अगर होगा तो इसका जो परमाणु क्रमांक होगा, जिसे हम लोग कहते हैं एटॉमिक नंबर, वो क्या हो जाएगा, Z का Z/2 एंड Z/2। यहाँ पर जो मेरा टोटल एटॉमिक वेट था दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू A/2 एंड A/2। इस प्रकार की जो रिएक्शन होती है उसको हम सिमेट्रिकल फिजन कहते हैं। अब अपने दिमाग में क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ये हमने सिमेट्रिक फिजन ही क्यों लिया है? तो बिकॉज हम लोग आगे क्या करने वाले हैं, इसको पूरा डिराइव करने वाले हैं। तो डेरिवेशन में थोड़ा सा हमको सिंपल पड़े, सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग इस विखंडन को हम लोग मान लेते हैं कि विखंडन सममित है या सिमेट्रिकल फिजन है। तो इस बात के लिए कंफ्यूज होने की कोई भी जरूरत नहीं है कि हमने सिमेट्रिकल ही क्यों अज्यूम किया। इट्स जस्ट एन अजम्पशन, हमने इसको सिमेट्रिकल फिजन अज्यूम कर लिया। तो अब देखो बच्चों, अगर मेरा सिमेट्रिकल फिजन हो तो एक जो टर्म थी हमने द्रव्यमान शक्ति, वो प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ी थी। इसके लिए जो मेरा मेन नाभिक है उसके लिए ZXA के लिए मेरे पास में टोटल मास किस किस के बराबर होगा, टोटल मास मेरा बराबर होगा यहाँ पर A एंड Z विल बी इक्वल टू, जितने मेरे परमाणुओं की संख्या है उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं एक परमाणु के द्रव्यमान से, Z इज इक्वल टू व्हाट, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एंड MP इज इक्वल टू व्हाट, MP इज मास ऑफ 1 प्रोटॉन प्लस। अब इसके अलावा नाभिक में क्या होते हैं, Z तो मेरे पास में क्या हो गया, प्रोटॉन हो गया। इसके अलावा नाभिक के अंदर क्या होते हैं, नाभिक के अंदर जी न्यूट्रॉन होते हैं। इसके अलावा तो मैं क्या A माइनस Z करके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकाल सकती हूँ। ये क्या है मेरा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, A माइनस Z करके। अब इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगी मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन से। क्या मुझे मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन नोन है? यस। क्या मुझे मास ऑफ 1 प्रोटॉन नोन है? यस। क्या मुझे Z की वैल्यू नोन है? यस। क्या मुझे A माइनस Z की वैल्यू नोन है? यस। तो यहाँ पर ये मेरे पास में Z MP प्लस A माइनस Z
mn। यहां तक तो मेरे पास में टोटल मास आ गया किसका, नाभिक का। क्या टोटल मास नाभिक का इसके बराबर होता है? तो हमने जो सेकंड यूनिट में हमारे पढ़ा था एक टर्म बंधन ऊर्जा, तो क्या उसमें से ये वैल्यू माइनस नहीं करनी पड़ेगी, ईबी। तो यहाँ पर मेरे पास में ये टोटल इक्वेशन आ जाएगी जो किसकी इक्वेशन होगी, एक मेरे नाभिक के मास की, एक न्यूक्लियस के टोटल मास की, दैट विल बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन्स, टोटल मास ऑफ प्रोटॉन्स प्लस टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस ईबी, वेयर ईबी इज द बाइंडिंग एनर्जी, वेयर ईबी इज व्हाट, ईबी इज द बाइंडिंग एनर्जी। ये किसके लिए हो गई है मेरे पास में, जो मेरा रिएक्टेंट न्यूक्लियाई था उसके लिए। अब मुझे जो प्रोडक्ट न्यूक्लियाई है, इस इक्वेशन को यहाँ पर फिर से लिख देती हूँ। प्रोडक्ट न्यूक्लियाई में क्या मिला, दो मुझे Y के न्यूक्लियस मिले हैं और जिनका जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है, Z/2, और एटॉमिक मास क्या है मेरे पास में, A/2। अब देखो बच्चों, अपन ने ईबी की वैल्यू को क्लासिफाई किया था, है ना, कौन से लिक्विड ड्रॉप मॉडल से ईबी की वैल्यू को क्या किया था, कैलकुलेट किया था। जरा सा याद करने की कोशिश करो। तो ईबी की वैल्यू जो बेसिकली आई थी मेरे पास में, क्या वो 5 फैक्टर पे डिपेंड कर रही थी? मेरे पास में ईबी की जो वैल्यू थी दैट वाज डिपेंडिंग ऑन 5 फैक्टर्स। वो 5 फैक्टर्स कौन कौन से थे देखो बच्चों, वो हम लोग देखते हैं। वो 5 फैक्टर थे मेरे ईवी, वेयर ईवी इज वॉल्यूम एनर्जी, volume energy, and ES, second number is ES is surface energy, शायद आप लोगों को याद आ रहा होगा। EC is कूलाम्ब एनर्जी, इसके आगे हम लोग फैक्टर भी लगाते थे, वॉल्यूम एनर्जी फैक्टर, सरफेस एनर्जी फैक्टर, कूलाम्ब एनर्जी फैक्टर। EA is asymmetric factor, asymmetric energy factor, energy factor, and last one EP is pairing energy factor, है ना। ईवी ES 5 मेरे पास में फैक्टर्स कौन कौन से होगा, ईवी ES EC EA एंड EP, वॉल्यूम, सरफेस, कूलाम्ब, एसिमेट्रिक एंड पेयरिंग। हिंदी में हम इसको वॉल्यूम कहेंगे, आयतन इसको कहेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल इसको कूलाम्ब ही कहेंगे, इसको असममित ऊर्जा फैक्टर कहेंगे, और इसको हम लोग कहेंगे युग्मन ऊर्जा फैक्टर। तो यहां तक यहाँ पर जो मेरे पास में ईबी है, अगर मुझे टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस निकालना होगा तो ये वाली टर्म तो ये ऐसे ही रहेगी, और इस ईबी की जगह इन पांचों फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए जो सेमी इंपेरिकल फॉर्मूला निकला था, याद कीजिए सेमी इंपेरिकल फॉर्मूला, इसको हम लोग साम्य आनुभाविक सूत्र भी कहते हैं हिंदी में। साम्य आनुभाविक सूत्र की मदद से हमने इन पांचों फैक्टर को यूज करके इस ईबी की वैल्यू को कैलकुलेट किया था। तो अगर आपको सेमी इंपेरिकल फॉर्मूला बच्चों नहीं आता है तो आपकी प्रीवियस जो यूनिट करवाई थी उसके नोट्स में आप उसको नोट्स को गो थ्रू करें तो आपको सेमी इंपेरिकल फॉर्मूला वहां से समझ में आ जाएगा। उस सेमी इंपेरिकल फॉर्मूला को पढ़ने के बाद में ही प्लीज इस वीडियो लेक्चर को देखें, अदरवाइज आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है, तो बस हम लोग कुछ नहीं करेंगे। अब यहाँ पर जो टोटल फैक्टर्स सेमी इंपेरिकल फॉर्मूले की जो वैल्यूज थी वो इस ईबी की जगह क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो मैं इसको इक्वेशन 1 सपोज कर लेती हूँ और उसी के साथ में एक सेकेंड इक्वेशन लिखती हूँ प्रोडक्ट के लिए। वो तो मेरा क्या था, रिएक्टेंट वाला न्यूक्लियस था। अब हम लोग बात करेंगे प्रोडक्ट न्यूक्लियस की। तो प्रोडक्ट न्यूक्लियस के लिए क्या मेरे पास में, उसको मैं स्मॉल m से रिप्रेजेंट कर देती हूँ, स्मॉल m, और जो उसका परमाणु भार है वो A/2 है और परमाणु क्रमांक मेरे पास में क्या है, Z/2 है, विल बी इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा। अब आप देखिए रिएक्शन में मेरे पास में प्रोडक्ट कौन सा है, यहाँ पे मैं रिएक्शन देखो मेरी प्रोडक्ट क्या है, 2 Y के प्रोडक्ट मिले हैं मुझे। तो क्या मैं एक के लिए निकाल करके उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मेरे पास में टोटल प्रोडक्ट का आ जाएगा। यस जी, बिल्कुल आ जाएगा। तो बस वही करते हैं हम लोग। मैं क्या करती हूँ, सिर्फ एक फर्स्ट वाले Y के लिए क्या कर देती हूँ, मास निकाल देती हूँ टोटल न्यूक्लियस का, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो टोटल क्या मेरे पास में मास आ जाएगा। तो बस वही करना है। तो मैं एक के लिए मास निकाल रही हूँ, m A/2 एंड Z A/2 किसके बराबर होगा, मास ऑफ प्रोटॉन। तो मास ऑफ प्रोटॉन के लिए पहले मुझे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स चाहिए, वो है Z/2, और एक मास ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर होता है, mp के बराबर, प्लस अब देखो अब मुझे क्या चाहिएगा, मास ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो मास ऑफ न्यूट्रॉन्स के लिए जो टोटल मेरा
एटॉमिक मास है उसके सॉरी जो मेरा टोटल एटॉमिक मास है उसके अंदर से मैं क्या माइनस कर दूं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को माइनस कर दूंगी तो मेरे पास में यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ गए। ये इसको मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ एक मास ऑफ न्यूट्रॉन से, माइनस अगेन मेरे को क्या करना है, ईबी क्या है मेरी बाइंडिंग एनर्जी, जो मुझे कहां से मिलेगी, सेमी इंपेरिकल फॉर्मूले से, सेमी इंपेरिकल फॉर्मूला। अब बस अपने को सेमी इंपेरिकल फॉर्मूले को यहाँ पर यूज करना है। तो डायरेक्टली देखो इस इक्वेशन को आप अभी इग्नोर करो, इस पर ध्यान मत दो, इसमें मैंने डायरेक्टली सेमी इंपेरिकल फॉर्मूला लिख रखा है। तो देखो बच्चों, अब इसको मैं दे देती हूँ इक्वेशन नंबर 2। अब देखो मुझे निकालना क्या है, बेसिकली मेरा एम क्या है, शर्त निकालनी है मुझे किसकी, स्पॉन्टेनियस फ्यूजन की। स्पॉन्टेनियस फ्यूजन बोले तो स्वतः विखंडन की, यानी कि शर्त निकालने के लिए बेसिकली मेरे को इन दोनों के अंदर जो इक्वेशन 1 था, इक्वेशन 1 किसके बराबर था, इक्वेशन 1 मेरा बराबर था जो मेरा रिएक्टेंट न्यूक्लियाई है उसके टोटल मास के बराबर, और जो मेरा प्रोडक्ट इक्वेशन 2 मेरा बराबर है प्रोडक्ट न्यूक्लियाई के मास के बराबर। इन दोनों का जो अंतर रहेगा, डिफरेंस रहेगा, वो क्या आ जाएगा मेरे पास में, एनर्जी रिक्वायर्ड आ जाएगी किसके लिए, स्पॉन्टेनियस फ्यूजन के लिए। स्पॉन्टेनियस फ्यूजन में भी कौन सा टाइप है ये मेरे पास में, सिमेट्रिकल फ्यूजन मैंने क्या किया इसमें अज्यूम किया है। तो उन दोनों का बेसिकली मुझे क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस निकालने से पहले सबसे पहले तो मैं यहाँ पर किसकी वैल्यू को पुट कर देती हूँ, ईबी की वैल्यू को, सेमी इंपेरिकल फॉर्मूला से। तो बस सेमी इंपेरिकल फॉर्मूला देखते हैं अब अपन। तो देखो हमने क्या किया, इक्वेशन 1 के अंदर जो मेरे पास में सेमी इंपेरिकल फॉर्मूला से ईबी की वैल्यू है उसको मैंने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। तो देखो इक्वेशन 1 मेरी क्या थी, यहाँ पर देखना ध्यान से, इक्वेशन 1 मेरी थी जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस ईबी। तो बस मैंने जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन, उसके बाद में माइनस करके किसकी वैल्यू थी मेरे पास में, ईबी की वैल्यू थी। तो जस्ट मैंने क्या किया, सेमी इंपेरिकल फॉर्मूला से ईबी की वैल्यू रख दी है। मैंने आपको पहले ही बताया सेमी इंपेरिकल फॉर्मूला के अंदर जो ईबी है वो 5 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। उन्हीं फैक्टर्स की जो वैल्यूज है अकॉर्डिंगली मैंने यहाँ पर रख दी है। फर्स्ट एवी इज द वॉल्यूमेट्रिक फैक्टर, ए इज द एटॉमिक टोटल एटॉमिक मास। इस इक्वेशन को मैं एक बार पढ़ लेती हूँ, माइनस ए वी ए प्लस ए एस ए रेज टू पावर 2/3 प्लस ए सी जेड जेड माइनस 1 ए की पावर 1/3 प्लस ए किसके लिए है, एसिमेट्रिकल एनर्जी फैक्टर के लिए। ए इन ब्रैकेट ए माइनस 2z का होल स्क्वायर, यहाँ पर बच्चों ये होल स्क्वायर है, डिवाइडेड बाय ए प्लस माइनस, यहाँ पर देखो ये जो मेरा पेयरिंग एनर्जी है वो दोनों के लिए रहता है, प्लस माइनस ऑड और इवन दोनों टर्म्स के लिए। तो इसीलिए यहाँ पर मैं इसको प्लस माइनस लेकर के ही चल रही हूँ। एपी इन ब्रैकेट ए की पावर -3/4। अब देखो इसी तरीके से जैसे हमने इक्वेशन 1 के अंदर ये वैल्यू रखी है, इन द सेम वे हम लोग क्या करेंगे, जो मेरी इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 2 किसके लिए थी, मेरे पास में प्रोडक्ट न्यूक्लियाई के लिए थी। तो प्रोडक्ट न्यूक्लियाई के लिए जो इक्वेशन है उसके अंदर भी मैं क्या करूंगी, इस सेमी इंपेरिकल फॉर्मूला की वैल्यूज को पुट कर दूंगी। बस डिफरेंस इतना सा रहेगा कि अपना जो रिएक्टेंट न्यूक्लियाई है उसके अंदर जहां पे Z एंड A लिखा हुआ है, हम लोग प्रोडक्ट न्यूक्लियाई में जहां जहां Z और A है उसकी जगह Z/2 और A/2 को क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। तो उससे मेरे पास में क्या इक्वेशन आ गई, देखिए नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं, Z/2 MP प्लस a माइनस Z/2। देखो A/2 माइनस Z/2 को मैं डायरेक्टली A माइनस Z/2 भी लिख सकती हूँ, है ना, Mn माइनस AV A/2 प्लस AS A/2 की पावर 2/3। देखो इक्वेशन एग्जैक्टली सेम है बच्चों, जस्ट A/2 की जगह यहाँ पर जहां पर A लिखा था मैंने, वहां पर मैंने क्या लिख दिया, A/2। किसके लिए, प्रोडक्ट न्यूक्लियाई के लिए। क्यों लिखा है, क्योंकि प्रोडक्ट न्यूक्लियाई के अंदर मैं मान रही हूँ कि मेरा एटॉमिक मास है, एटॉमिक वेट जो है वो A/2 के बराबर हो गया है, और जो एटॉमिक नंबर है वो किसके बराबर हो गया, Z/2 के। तो जस्ट हम लोग इसी की वैल्यू को क्या कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं। तो देखो AC Z/2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय A/2 की पावर 1/3 प्लस A/2 माइनस Z का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय A/2 प्लस माइनस, अगेन यहाँ पर प्लस माइनस आया किसके लिए, पेयरिंग एनर्जी के लिए आया है, A/2 की पावर
3/4। यहाँ पर देखो बच्चों, हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की डायरेक्टली वैल्यू को क्या कर दिया है, कैलकुलेट कर दिया है। अब हम लोग को क्या करना है, इन दोनों के डिफरेंस को निकालना है, और वही डिफरेंस क्या होगी, मेरे पास में कंडीशन होगी स्पॉन्टेनियस फ्यूजन के लिए। तो इस इक्वेशन, उसके डिफरेंस को निकालने से पहले हम क्या करेंगे कि इसके अंदर जो मेरी पृष्ठीय ऊर्जा है, पृष्ठीय ऊर्जा और मेरी कुलाम्बिक ऊर्जा, पृष्ठीय ऊर्जा बोले तो ES, मेरी सरफेस एनर्जी, और कुलाम्ब एनर्जी, टोटल जो मेरा EB था, बाइंडिंग एनर्जी, वो फैक्टर था किस किस का, EV प्लस, देखो साइन इसके अकॉर्डिंगली होते हैं, मैं डायरेक्टली क्या कर दूंगी, प्लस लिख दूंगी, EV प्लस ES प्लस EC प्लस EA प्लस EP। ओके, तो इस केस के अंदर स्वतः विखंडन या स्पॉन्टेनियस फ्यूजन के केस के अंदर सिर्फ मेरा एक तो सरफेस वाला फैक्टर, एनर्जी फैक्टर, और कुलाम्ब वाला एनर्जी फैक्टर, यही क्या रहेंगे, प्रीडोमिनेंट रहेंगे, या फिर मैं कहूं इन्हीं का क्या रहेगा, प्रभाव रहेगा, इन्हीं का प्रभाव रहेगा। तो बाकी के जो फैक्टर्स हैं उनको मैं क्या कर दूंगी, नेग्लेक्ट कर दूंगी, सिर्फ ES और EC के फैक्टर्स को ही क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे फर्दर इक्वेशन में। EV, EA एंड EP, इन तीनों के फैक्टर्स को हम लोग क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। तो बस यही अपने को इन इक्वेशंस में करना है। अब देखिए यहां पर MP और MN की टर्म्स के बाद में AV की जो फैक्टर है ये नेग्लेक्ट हो जाएगा, AS का फैक्टर इसको अज्यूम करेंगे, AC के फैक्टर को हम लोग अज्यूम करेंगे, AA और AP के फैक्टर को क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। तो बस वही हमको आगे की नेक्स्ट इक्वेशंस के अंदर करना है। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को आगे बढ़ाने से पहले मैं यहाँ पर क्या लिख सकती हूँ कि मेरा जो EF है, EF को मैं कंसिडर कर रही हूँ फ्यूजन की जो एनर्जी होती है, EF बराबर है किसके, जो मेरा रिएक्टेंट की टोटल एनर्जी थी, कैपिटल M A, Z माइनस, यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्मॉल m था किसके लिए, प्रोडक्ट के लिए, और यहाँ पर उसका द्रव्यमान संख्या कितनी थी, A/2 Z/2, और प्रोडक्ट कितने मिले थे, 2 मिले थे हमको, प्लस अगेन इसी इक्वेशन को लिखूंगी M A/2 एंड Z/2, इसके बराबर मेरा क्या हो जाएगा, EF, और यही मेरा एम है कैलकुलेट करना। तो देखो EF बराबर अब यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरे पास में, M A, Z माइनस, क्या मैं इसको दोनों को प्लस करके ट्वाइस कर सकती हूँ, जी हाँ कर सकती हूँ, 2M A/2 Z/2। अब यहाँ पे मैंने देखो एनर्जी को मास के डायरेक्टली इक्विवेलेंट रखा है, किसके इक्वेशन से, आइंस्टाइन मास एनर्जी के इक्वेशन से। और आइंस्टाइन मास एनर्जी का इक्वेशन हम लोग नाभिकीय विखंडन के अंदर, न्यूक्लियर फ्यूजन के अंदर कैसे कर रहे हैं वो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स के अंदर बता रखा है। तो अब जस्ट यहाँ से मैं क्या करती हूँ, EF की वैल्यू को कैलकुलेट कर देती हूँ। तो EF बराबर मेरे पास में आ जाएगा, देखो यहाँ पर जो टोटल मेरे पास में टर्म्स है उनको तो मैं क्या करती हूँ, या फिर लिख देते हैं एक बार टर्म्स को। EF बराबर मेरे पास में आ जाएगा यहाँ पे आएगा EF बराबर MP इंटू Z प्लस MN इंटू A-Z माइनस, यहाँ पर टोटल जो टर्म्स रहेगी बाइंडिंग एनर्जी की वो लिख देती हूँ। यहाँ पर बाइंडिंग एनर्जी की टर्म्स में हम लोग सिर्फ 2 ही फैक्टर्स कंसीडर करने वाले हैं, एक तो सरफेस वाला और एक कुलाम्ब वाला। तो सरफेस वाला जो फैक्टर रहेगा वो क्या हो जाएगा, AS कैपिटल A की पावर 2/3 प्लस AC Z माइनस 1 डिवाइडेड बाय A की पावर 1/3। यहाँ पर मेरी ये इस कैपिटल M A, Z की वैल्यू क्या हो गई है, खत्म हो गई है। अब मुझे वैल्यू लिखनी है इसकी, तो अगेन माइनस ब्रैकेट के बाहर लिखते हुए, और 2 को भी हम क्या करते हैं, ब्रैकेट के बाहर ही ले लेते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास में क्या आ जाएगा, पहले तो मैं क्या करती हूँ, जो मेरा प्रोटोनों का द्रव्यमान है, प्रोटोनों और न्यूट्रॉनों का, उसको लिख देती हूँ। तो मेरा प्रोटोन का द्रव्यमान किसके बराबर हो जाएगा, Z/2 डॉट MP प्लस A माइनस Z/2 डॉट MN, ठीक है।
अगेन अब यहाँ पर सिर्फ दो फैक्टर्स कंसिडर करेंगे, एक एएस का और एक एसी का। तो एएस की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, एएस, और यहाँ पर देखो ए की पावर 2/3 है, तो क्या यहाँ पर a/2 की पावर 2/3 हो जाएगा? जी बिल्कुल, a/2 की पावर 2/3 प्लस यहाँ पर अगेन देखो एसी की जगह एसी लिखेंगे, जेड की जगह z/2, अगेन मैं यहाँ पे लिखूंगी z/2 - 1 डिवाइडेड बाय a/2 की पावर 1/3। ओके, तो ये मेरी इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन को हमको बेसिकली क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखो बच्चों, यहाँ पर ये वाली जो टर्म है, कौन सी टर्म, MPZ MNA माइनस जेड, जब ये वाला 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये MPZ, ये टर्म भी क्या बन जाएगी, MP इंटू जेड माइनस वापस A माइनस जेड इंटू MN। तो ये वाली टर्म बेसिकली क्या हो जाएगी, आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी, जिन टर्म्स को मैंने क्या किया, हाईलाइट किया है। और बची हुई जो टर्म्स है, बची हुई टर्म्स को मैं क्या कर दूंगी, इसके साथ में आगे की तरफ लिख देती हूँ। तो बची हुई टर्म्स को देखो बच्चों, यहाँ पे साइन का भी थोड़ा इश्यू आ गया, यहाँ पर देखो प्लस आएगा, है ना। अब देखो आगे ही अपन लोग चलते हैं। तो अब मेरे पास में बचा क्या इक्वेशन में, EF बराबर AS A की पावर 2/3 प्लस AC Z, जस्ट ये कैलकुलेशन का पार्ट है, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। कॉम्प्लेक्स दिख रहा है बट कॉम्प्लेक्स है नहीं है। Z माइनस 1 A⁻⁴ 1/3 माइनस, अब देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये वाला 2 अब इनके साथ में भी मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे तो देखो मल्टीप्लाई होकर के कट डाउन हो गया, लेकिन यहाँ पर तो हम लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करके हम लोग लिखेंगे -2AS, यहाँ पे माइनस क्यों लगा रही हूँ मैं, क्योंकि ये वाला माइनस क्या आ रहा है, यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई होगा, -2AS A/2 की पावर 2/3। अगेन मैं क्या करूंगी, यहाँ पर माइनस करूंगी 2AC, यहाँ पर आ जाएगा Z/2 -1 डिवाइडेड बाय A/2 की पावर 1/3। तो देखो इस 2 से ये वाला 2 तो मेरा डायरेक्टली क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। ठीक है, क्या बाकी की कोई चीजें कट रही है? जी बिल्कुल नहीं, बाकी कुछ भी नहीं कट रहा है, इक्वेशन एज इट इज रहेगी मेरी। अब इस इक्वेशन में मुझे क्या करना है, इस इक्वेशन में बेसिकली कुछ टर्म्स को मुझे क्या करना है, कॉमन लेकर के इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो बस वही हम लोग आगे करेंगे। अब यहाँ पर देखो बच्चों कि जो मेरे पास में AS की टर्म्स है उसको एक तरफ कर देते हैं, और जो AC की टर्म्स है उसको एक तरफ कर देते हैं। तो फर्स्ट टर्म है AS A की पावर 2/3 माइनस, अब अगेन मैं क्या करूंगी, ये AS की टर्म को आगे की तरफ लिख दूंगी। तो पहले इसको लिख देती हूँ AS A की पावर 2/3। देखो एक 2 मेरे पास में ऑलरेडी है, तो मल्टीप्लाई 2 कर दिया, डॉट यहाँ पे देखो ये 1/2 की पावर 2/3 कर सकते हो इसको, और अगर इसको ऊपर की तरफ करूं तो 2 की पावर मेरे पास में क्या हो जाएगा, -2/3, यही होगा 2 की पावर -2/3, और एक 2 ऑलरेडी मेरे पास में क्या है, मल्टीप्लाई में। अब AC की टर्म्स है उनको एक साथ लिखेंगे, तो मेरी जो फर्स्ट AC की टर्म है उसको एज इट इज लिख देते हैं, Z-1 डिवाइडेड बाय A की पावर 1/3, और सेकेंड जो AC की टर्म है वो मेरे पास में है AC Z/2 -1 डिवाइडेड बाय A/2 की पावर 1/3। यहाँ पर देखो इसको मैं अगेन ऊपर की तरफ लेकर के जाऊं तो इसको यहां से हटा करके डायरेक्टली क्या मैं इसको लिख सकती हूँ, A की पावर -1/3, और देखो इसके नीचे में क्या है मेरे पास में 2 है, तो अगर ये ऊपर की तरफ जाएगा तो 2 ऊपर हो जाएगा, तो डायरेक्टली मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, 2 की पावर 1/3। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। अब इसको थोड़ा सा आगे और सॉल्व करेंगे। देखो बच्चों मैं अभी इसका फाइनल सॉल्यूशन लिख देती हूँ, जस्ट इसको सॉल्व ही करना है कॉमन लेकर के। तो इसका मेरे पास में फाइनली क्या सॉल्व आउट होकर के आएगा, EF बराबर AS माइनस का आगे -AS A की पावर 2/3 2 की पावर 3/2 -1 प्लस AC A की पावर
-1/3 z स्क्वायर 1 - 1 की पावर 1 - 2 की पावर 2/3। ठीक है, तो यहाँ पर ये मेरे पास में क्या आ जाएगी, फाइनल इक्वेशन आ जाएगी। अब देखो, इस फाइनल इक्वेशन के बाद में मुझे दो चीजों की वैल्यू पता होनी चाहिए। वो दो चीजें कौन कौन सी है? एक तो मेरे को वैल्यू पता होनी चाहिए एएस और एसी की। किस किस की? यहाँ पर देखो एएस की टर्म आ रही है, एसी की टर्म आ रही है ना बच्चों। और यहाँ पर उसके अलावा मेरे को 2 की पावर्स में भी कुछ वैल्यू आ रही है। एक तो मेरे पास में वैल्यू आ रही है 2 की पावर 1/3। यहाँ पर देखो बच्चों 2/3 नहीं होकर के यहाँ पर क्या है मेरे पास में 1/3 है। और यहाँ पर एक वैल्यू है मेरे पास में 2 की पावर 1/2 के बराबर। ठीक है, तो फाइनल जो इक्वेशन आई, जब मैं यहाँ पर देखो, एक तो 2 की पावर 1/2 की वैल्यू आपको बता देती हूँ। 2 की पावर 1/2 की वैल्यू है 1.26 और 1/3 की वैल्यू 2 की पावर 1/3 की, और 2 की पावर 1/2 की मेरे पास में यहाँ पर वैल्यू है 1.414। इन दोनों की वैल्यूज को क्या करेंगे, यहाँ पर पुट करेंगे, और उसी के साथ में एसी और एएस की वैल्यू को भी क्या करेंगे, यहाँ पर पुट करेंगे। तो एसी की वैल्यू क्या है मेरे पास में, लिख लो आप लोग, ये एसी बराबर मेरे पास में आ जाएगा 0.595 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और एएस यहाँ पर मेरे पास में क्या आ जाएगा 14.0 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये चारों वैल्यू अगर मेरे पास में आ जाती है तो क्या मैं ईएफ की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकती हूँ? तो हाँ, मेरे पास में फिर तो ईएफ की वैल्यू डायरेक्टली यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी। किस किस की टर्म में आएगी वैल्यू? ए और जेड की टर्म के अंदर, क्योंकि अगर मैं एएस, एसी और 2 की पावर्स की वैल्यू रख दूं तो मेरे पास में जो वेरिएबल टर्म्स बचेगी, जो क्या बचेगी, सिर्फ ए और जेड। तो बस उन्हीं की टर्म से मुझको वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर देखो बच्चों, ईएफ बराबर मेरे पास में क्या आ जाएगा, ईएफ बराबर फाइनली जो इक्वेशन आएगी, यहाँ से ए की पावर को हम लोग कॉमन ले लेते हैं। ए की पावर डायरेक्टली क्या कॉमन ले लेते हैं, 2/3। तो ए की पावर 2/3 कॉमन आकर के जो वैल्यू आएगी ये मेरे पास में 0.26 एएस प्लस 0.37 एसी जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए, क्योंकि यहाँ पर कितना पावर था मेरे पास में -1/3 और यहाँ पर 2/3। जब मैंने 2/3 कॉमन लिया तो यहाँ पे ए की पावर -1 बचेगा, इसीलिए मैंने ए को क्या कर दिया, डिवाइड के अंदर लिख दिया है। ठीक है, ये टोटल मेरे पास में वैल्यू आ जाएगी। अब देखो ईएफ बेसिकली क्या है मेरे पास में, ईएफ है मेरे पास में डिफरेंस किसका, जो मेरा प्रोडक्ट की एनर्जी है उसमें से मेरा जो रिएक्टेंट की एनर्जी है उसी का डिफरेंस है। ईएफ देखो यहाँ पर देखो, ईएफ क्या है, रिएक्टेंट की एनर्जी माइनस प्रोडक्ट की एनर्जी, यही क्या है मेरे पास में ईएफ की वैल्यू है। तो अब जो ईएफ है उसकी वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, ग्रेटर देन मेरे पास में ग्रेटर देन 0 रहेगी। कभी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 में कह सकती हूँ इसको, और इससे कम ये वैल्यू कभी भी नहीं हो सकती है। तो इसी कंडीशन को हम इस इक्वेशन, जो इसको इक्वेशन 3 सपोज कर लेते हैं, इसी कंडीशन को इस इक्वेशन 3 में रखेंगे तो क्या मैं इस कंडीशन को इस तरीके से लिख सकती हूँ। देखो यहाँ पर बच्चों ये माइनस वाला साइन छूट रहा है, इसको आप मत छोड़िएगा। एएस के साथ में मेरे पास में क्या है, माइनस का साइन है। तो बस ईएफ में इक्वेशन 3 में इस कंडीशन को यूज करेंगे कि जो ईएफ है मेरा, इट इज मच 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 ग्रेटर देन 0। सो कैन आई से ए की पावर 2/3 माइनस 0.26 एएस प्लस 0.37 AC Z square divided by A is greater than or equal to 0। अब इसी इक्वेशन में हम लोग AS और AC की वैल्यू को भी क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। इसी इक्वेशन, ये जो इक्वेशन लिखी हमने, इसी इक्वेशन में AS और AC की वैल्यू को क्या कर देंगे, पुट करेंगे। तो AS और AC की क्या वैल्यू है, AC की जगह तो रख देंगे 0.595 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और AS की जगह लिख देंगे हम लोग 14.0 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो उसके बाद में मेरे पास में फाइनल जो इक्वेशन आएगी वो क्या आ जाएगी, देखो उससे पहले इस इक्वेशन को जरा समझते हैं। देखो ये इक्वेशन फैक्टर वाली इक्वेशन बन रही है हमारे पास में,
आइदर a की पावर 2/3 की वैल्यू किसके बराबर है, 0 के बराबर, और ये जो मेरा टोटल इसके साथ में फैक्टर है इसकी वैल्यू किसके बराबर है, 0 के बराबर, है ना। उसके अलावा तो कुछ भी 0 के बराबर नहीं हो सकता। तो क्या मेरा a की पावर 2/3 0 के बराबर हो सकता है, नहीं, ये 0 के बराबर नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि a तो क्या है, मेरा परमाणु का भार है। परमाणु का भार कभी भी 0 के बराबर हो सकता है किसी भी न्यूक्लियस में, जी ये पॉसिबल नहीं है। तो इसका जो मेरा दूसरा वाला फैक्टर है जरूर वही किसके बराबर है, 0 के बराबर। तो इसी कंडीशन को देखते हुए हम लोग क्या करेंगे, या इसको ऐसे समझ लो कि a की पावर 2/3 क्या कर दिया है मैंने, वज्र गुणा करके या क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसके नीचे ले लिया है। तो मेरे पास में फाइनल इक्वेशन बचेगी माइनस 0.26 AS प्लस 0.37 AC z² डिवाइडेड बाय a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब मेरे को क्या करना है, इसको इधर की तरफ ट्रांसफर करना है। तो क्या यहाँ पर 0.37 AC z² a इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये इधर की तरफ जाएगा तो माइनस साइन है, प्लस हो जाएगा 0.26 AS, ठीक है। अब यहाँ पे z² a को ऐसे ही रहने देते हैं, is greater than equal to 0.26 AS divided by 0.37 AC। यहाँ पर AS और AC की रेस्पेक्टिव वैल्यू रखेंगे हम लोग 0.26 इंटू AS की जगह मैं रखूंगी 14 और 0.37 मल्टीप्लाइड बाय किसके बराबर हो जाएगा, ये 0.595 के बराबर, या फिर इसको 0.60 भी लिख सकते हैं अपन, है ना, 0.60 के बराबर। इस पूरे को जब हम सॉल्व करेंगे तो फाइनली जो मेरे पास में z² ओवर a की वैल्यू आएगी, यहां पर देखो बच्चों, z² डिवाइडेड बाय a, यहां पर जो आएगी इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ जाएगा 15, इसको सॉल्व करके। तो यही हमारी क्या थी, शर्त थी या कंडीशन थी, किसकी, मेरा स्वतः विखंडन की या फिर स्पॉन्टेनियस फ्यूजन की। तो इसी को हमको प्रूव करना होता है। ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है प्रूव करने के लिए एग्जामिनेशन में कि कैसे z² ओवर a की वैल्यू, जिन न्यूक्लियस के लिए मेरे पास में z² ओवर a की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 15 रहती है, वो किसको शो करते हैं, स्वतः विखंडन को या स्पॉन्टेनियस फ्यूजन को शो करते हैं। तो यही आज का हमारा टॉपिक था। आई होप आपको ये समझ में आया होगा पूरा। और यहाँ पर अगर आपको लगे कि यहाँ से डायरेक्टली ये इक्वेशन कैसे आई, तो इसको जस्ट आप सॉल्व कीजिएगा, आप इसी कंक्लूजन पर पहुंचेंगे। बस ये थोड़ा वीडियो लंबा ना हो, ऑलरेडी ये काफी लंबा हो चुका है, इसीलिए मैंने इसको पूरा सॉल्व नहीं किया है। अगेन जस्ट आप कॉमन लेकर के आएंगे तो इसी इक्वेशन पर आप पहुंचेंगे, है ना। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास।